नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय को हम माँ मानते हैं, तुलसी की हम पूजा करते हैं और गाय से जुड़ी संस्कृति का जो प्रसार कर रहे हैं, जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं आज इस विषय में बात करने के लिए, जो एक शिक्षाविद भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, गाय को हम माँ मानते हैं, क्या वास्तव में गाय का जो दर्जा है माँ का है आज के समय में, आप मानते हैं? ये सब चीज़ें विश्वास, श्रद्धा, मानना ना मानना व्यक्ति की अपनी समझ, अपने संस्कार और अपनी उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। मानते थे भारत के अंदर, मुस्लिम शासन जब यहाँ आए उनमें भी कईयों ने उसको मान्यता दी, अकबर उनमें से एक था। अन्यथा गाय को मार के खाने वाली एक संस्कृति इस देश पे आई। वो कौन आए थे? वो जो सऊदी अरब से, ईरान से जो लोग आए, जहाँ पर वनस्पति नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, खेती नहीं थी, वो सब के सब लोग जानवरों को मारकर खाते थे। तो उनके लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार थे। उन्होंने भारत में आके भी शुरू किया, परंतु उनको देखा कि यहाँ का तो अधिकांश लोग इसको माँ मानते हैं, वर्जित मानते हैं। अब इस्लाम में सूअर का मांस खाना वर्जित है, तो वैज्ञानिक आधार है क्या? कोई नहीं। सूअर का तो चर्बी जो सबसे ज़्यादा माई जाती है, चर्बी को यदि आज घी में मिलाने वाले लोग पापी हैं, देसी घी में, तो वो भी टेस्ट में भी नहीं आ पाती। तो ये मान्यताओं की बात है, परंतु मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक आधार भी हो तो आज की पीढ़ी को जल्दी समझाया जा सकता है। गाय को हमारे शास्त्रों में विश्व की माँ बोला है। क्यों? क्योंकि गाय का दूध, वैसे पांचों तत्वों पर गाय का दूध किसी बच्चे को बचपन से पिलाओ, दूसरे बच्चे को भैंस का पिलाओ, दोनों की ग्रोथ आप देखेंगे तो कौन चंचल, एक्टिव, कूदने दौड़ने वाला गाय का दूध पीने वाला बच्चा होगा। ये आज भी करके देखा जा सकता है। गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं और गाय आजकल चिकित्सा पद्धति, जैसे उनकी पूंछ लगने से काफ़ी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको स्पर्श करने से काफ़ी रोग दूर हो जाते हैं। इस तरह का आप एक प्रकल्प चला रहे हैं जिसमें पंचगव्य चिकित्सा के बारे में है, उसके बारे में कुछ बताएं। आपने जो कहा, मैं कह रहा हूँ गाय के, फिर आज हम अपनी चीज़ों को नहीं मान रहे, पर अमेरिका के अंदर गाय कडलिंग बोलते हैं, हगिंग बोलते हैं। 1 घंटे तक गाय के साथ खड़े होके सहला कर, बड़े जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को करते हैं, ऐसे करो तो आपके रोग दूर होंगे। हमें समझाने के लिए हमारा एक जो कालखंड ऐसा है जिसमें वैज्ञानिकता और ज्ञान थोड़ा कम हो गया, हमने क्या कि गाय की पूँछ पकड़ने से ना बेतरनी पार हो जाएगी। सरलीकरण इतना कर दिया कि वो उसी में रुक गया कि जैसे गए से गधा पढ़ाने में तो सोच के ऊपर गधा ही छाएगा ना। तो जैसा हमें कै कबूतर से कै कबूतर ही ध्यान में आएगा, परंतु पहली क्लास में पढ़ाया उसके बाद थोड़ी है। ये भी जो आप बता रहे हैं, गाय की हर तत्व का, पांचों जो तत्व हैं जिसके कारण 5 गव्य, पहले तो दूध, दूध से ही फिर दही बनेगी, दही से ही घी बनेगा, पहले मक्खन बना फिर घी बना, और उसका आधार हमारे सारे जितने धार्मिक वो मनाते हैं, वो सब के अंदर वो महत्व आपको समझ में आता है। गाय के गोबर को लीपते थे, गांव में आज भी लीपते हैं ट्रेडिशनली। वो रेडिएशन को रोकता है, अब ये परमाणु को रोकता है। ये आज का वैज्ञानिक समझाता है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, रोकता है। ठंडा गरम कच्चा मकान गोबर का लिपा हुआ हो, फर्श भी गोबर का हो, तो गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंड में गर्म रहेगा। तो कितनी आपकी ऊर्जा बचती है। जब बिजली थी नहीं इस देश में भी, 100 साल पहले बिजली नहीं थी,
और पूरे विश्व में भी मेरे ख्याल जाया जाए जिसको 150 साल कह लो। जब ये चीज़ें नहीं थी तो हम कैसे रहते थे। अब भारत के ही अभी गुजरात में फ्रिज बनाया है उसने, भारत के कुम्हार ने, बिना बिजली के वो ठंडा रखता है। कैसे बनाया? तो मिट्टी का, गोबर का, 2-4 चीज़ें और उसमें मिला के ये सब चीज़ें फिर से हम उभर के आए। सीमेंट नहीं होती थी तो क्या पक्के मकान नहीं थे क्या? हमारे लाल किलो 500 साल पुराना बताते हो, रामेश्वरम हज़ारों साल पुराना है, मीनाक्षीपुरम कैसे बने थे? सीमेंट तो नहीं थी, लोहा भी नहीं था। तो लोहा और सीमेंट के बिना आज के बच्चे को समझाओ कि ये मकान इतना मजबूत बनता है तो कहेगा कैसे बनेगा? कि उसके दिमाग में डाल दिया, इतना ज़्यादा डाल दिया। बस सीमेंट तो बननी 100 साल पहले शुरू हुई है, पर सीमेंट जिस चीज़ से बनी है उसी चीज़ से हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सीमेंट ना बना के उन्हीं एलिमेंट्स को, चूना है, बजरपुर है, मिलाकर और उसको घुमाते थे, उसमें बैल या ऊँट लेके उसको इतना घोट देते थे कि वो उस सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता। तो ये सारी चीज़ें एक, हमने उसको वैज्ञानिक किसको माना? जो फैक्ट्री में बन के चीज़ निकली। तो फैक्ट्रियाँ नहीं थी तो वो क्या नहीं बनती थी? लोहा कुतुब मीनार का है, कैसे बना हुआ, वहाँ पर अशोक लाट लगी हुई है, बिना जंग लगे हुए, 2500 साल से कैसे खड़ी है? निशान बनानी तो आती थी ना, वो तो प्रत्यक्ष है। तो अब इन सब चीज़ों को जो अध्यापक हैं वो पढ़ाते नहीं थे क्योंकि एग्ज़ाम में आती नहीं थी। अब नई शिक्षा पद्धति में इन सब चीज़ों को समावेश किया जा रहा है। लोग इसमें नाक भूंस सिकोड़ेंगे, ये भी कहेंगे भगवाकरण हो गए। जैसे ममता ने ड्रेस देख के खिलाड़ियों की, वो भी प्रैक्टिस ड्रेस देख के बोल दिया हर चीज़ का भगवाकरण हो रहा। अरे भगवा के बिना तो सूरज भगवा है, इसके बिना रह सकते हो क्या तुम? झंडे में हमारे एक तिहाई, तो भगवा से एज भगवा क्यों चढ़ रहे हो? साधु संतों के पैर क्यों पकड़ने जाते हो? फिर क्यों तुम ये इस देश में कुछ वो बनाए जा रहे हैं, परंतु नई शिक्षा पद्धति लागू होने के इसके 10 साल बाद आप देखेंगे कि हमारी सोच बदल जाएगी। जब सोच बदल जाएगी तो व्यवस्थाएं परिवर्तन होंगी। सर, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका दिल्ली की राजनीति में बहुत ही पास से आपका योगदान रहा है कि ये जो गाय हत्या पर जो विधेयक लाने की बात है वो क्यों नहीं आ पा रहा? हमने अपने दिल्ली राज्य में जब हमारी पहली विधानसभा बनी और पहले सेशन में ही मदन लाल खुराना जी ने वो विधेयक लेके आए, पास हुआ, एक्ट बना कि दिल्ली में गाय का कोई हत्या नहीं होगी, उसका पालन होगा, उसकी व्यवस्थाएं होंगी, गौ संवर्धन करेंगे, वो पूरा एक्ट का हिस्सा है। और उसी आधार पर हमने दिल्ली में 10 बड़ी गौशालाएं, दिल्ली सरकार ने ज़मीनें दी, सबको ये कहा कि जो जो तुम्हें ज़रूरत है, आवश्यकता है, हम मदद करेंगे, परंतु समाज करेगा। सरकार का काम गौशाला चलाना नहीं है। तो उस आधार पे हमने गांव सभा की, हर गांव में ज़मीन होती थी एक, जिसको क्या बोलते थे, गोचर। शब्द में क्या आ गया? गोचर, जहाँ गाय को चरने का अधिकार है। वो ग्राम की कॉमन लैंड मानते थे, शामलात बोलते हैं उर्दू का शब्द। तो वो लैंड हर गांव में 50, 100, 150, 200 बीघे मिले थी, आज भी हैं। उन पे लोगों ने कब्जे कर करके गाय को सीमित कर दिया। गाय बेचारी फिर कहाँ रही? तो दिल्ली में हमने सारी जो ऐसी ज़मीनें थी उनको आइडेंटिफाई किया और बड़े चंकों को अच्छी सामाजिक संस्थाओं को दी। अगर हमने 8 को दी तो 1-2 फेल हो गए, एक आध को सोनिया जी ने, क्योंकि मेनका चला रही थी, उसको बंद करा दिया। परंतु बाकी आज भी बवाना की बहुत अच्छी चल रही है, नजफगढ़ की चल रही है, हरेवली बवाना से थोड़ा आगे है, इसी ढंग से साउथ दिल्ली में है। उनके आधार पर आज दिल्ली में जो बेचारी गाय कचरा खाती थी, सड़कों पे घूमती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो वो धीरे धीरे एक व्यवस्था बनेगी। गांव को गाय रखनी है तो आप परमिट लेके जितनी जगह मिनिमम होनी चाहिए वहाँ रखेंगे। परंतु ये समस्या है ना, उत्तर प्रदेश में सब जगह समस्याएं क्यों बढ़ गई? बैल का उपयोग नहीं बचा। अब बैल का उपयोग फिर से बढ़े तो आंध्रा में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बिजली बना रहे हैं बैल के, उसके पास श्रम है, शक्ति है। तो हॉर्स पावर आज भी बोलते हैं ना बिजली वाले, कितने 2 हॉर्स पावर की मोटर है। क्यों? हॉर्स की शक्ति से मेजर किया था पहले। सारी शक्ति, एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नॉट बी ना बन सकती है एनर्जी, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, केवल शेप बदल सकती है।
सोलर एनर्जी को इसी आधार पे तो हमने बिजली में कन्वर्ट किया, विंड एनर्जी को किया। आज जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सिस्टम बोल रहे हैं बिजली, तो हमारे यहाँ तो प्रकृति ने सारी चीज़ें दी थी ना। अब सोलर अलायंस, भारत उसका अगुवा है, मोदी जी ने पूरे विश्व में हम जितना टारगेट रख रहे हैं समय से पूरा हो रहे हैं। 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, और होपफुली उससे पहले पूरा हो जाएगा। कल इरेडा का वो मैनेजिंग डायरेक्टर दास थे बंगाल के, वो बता रहे थे, कहने लगा हमने 25 के टारगेट 23 में पूरे किए भारत ने, 30 के टारगेट हम शायद पूरे कर देंगे 27-28 तक। भारत ने टारगेट क्या किया था 2025 तक इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन के करेंगे, तो 4 ट्रिलियन तो परसों हो गई। जब लोग मजाक करते हैं मोदी क्या बोलता रहता है, साला 2.8 से एकदम 5 कैसे जाएंगे। अरे मल्टीप्लाई चीज़ें होती हैं भाई, प्रोपोर्शनलेट चीज़ें नहीं बढ़ती। जब बढ़ती हैं चीज़ें तो तेज़ी से बढ़ती हैं, और जब गिरती हैं तो तेज़ी से गिरती हैं। जैसे प्लेटलेट है, कभी बीमार से पूछो कि एकदम 2.5 लाख से घटते घटते 10,000 आ गए, क्यों आए? तो घबराता आदमी, 10,000 हो गए, चढ़ाओ खून चढ़ाओ। बढ़ते हैं तो एकदम 3 दिन में पता चलता है कि हाँ 1.5 लाख हो गए। इसी ढंग से विज्ञान यही समझा रहा है, नीतियाँ भी यही हैं। गाय का हमने इलाज कैंसर का कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य क्या है, इतनी देरी से पेशेंट आता है, जब सब जगह से वो तीसरी स्टेज पे आ गया। गुजरात से वैद्य लाए, उसके लिए गाय भी साहिवाल नर्स की चाहिए या गिर चाहिए। अब ये जो अमेरिकन गाय है उसको गाय नहीं माना जाता, गाय है भी नहीं वो। तो आज 1-2 देश तो ऐसे आ गए, सऊदी अरब जो सबसे वो है, वो गाय कौन सी हमारी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन क्यों ले रहे हैं? सारा राज परिवार हैं पैसे वाले, उनको समझ में आ गई है। जिसको समझ में आ जाएगी, एक साउथ अमेरिकन कंट्री ग्वाटेमाला या क्या है, छोटा देश है, वहाँ जितने व्यक्ति हैं उससे ज़्यादा गाय हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो एक अलग ही वातावरण बन गया। हमने क्या किया, हमारा पशुधन 1960 के बाद हम फर्टिलाइज़र दूसरे पे आ गए, ट्रैक्टर ज़्यादा आ गए, तो बैल की आवश्यकता नहीं बची, तो वो छुट्टा पशु बना के छोड़ दिया। तो अपनी व्यवस्था को हमने केमिकल आधारित कर दिया, जिसके कारण से कैंसर पूरा पंजाब प्रांत आज काबू में आ गया, क्योंकि फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ज़मीन का पानी नीचे। कल सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि धान की फसल पे कुछ रोक लगाएं, पानी बचेगा ही नहीं, और ये पराली बढ़ती जाएगी। पराली जो पहले पशु यूज़ कर लेते थे, शास्त्र में क्या लिखा है कि 3 इंच तक पौधे का जो फसल का, इसका हक ज़मीन का है, कि इसके ऊपर इतना इसको है, फिर पहली बाली इसकी है। फिर सारी व्यवस्थाएं हैं कि पूरी सृष्टि का ध्यान करके व्यवस्थाएं शास्त्रों में लिखी हैं कि बाली आने के बाद पहली देवता को चढ़ाई जाएगी, फिर घर आएगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इतना नाई को जाएगा, इतना धोबी को जाएगा, इतना मेरे बैल की ये जो लकड़ी के हल को ठीक करने वाले पे जाएगा। इस व्यवस्थाओं को हमने चौपट कर लिया, इसलिए गाय की उपयोगिता बढ़ेगी। गाय को माँ मानो ना मानो, गाय माँ है, और गाय का दूध पीने वाला जिसकी जल्दी जब अर्ली मार की डेथ हो जाए तो उस बच्चे को पालन कौन करता है? गाय का दूध करता है। और आज भी किसी को देखना, एक्सपेरिमेंट करो ना अपने घर में, गाय का दूध भी पिलाओ एक घर वाला, दूसरा भैंस का पिलाओ। मैं तो अपने घर में देख लिया 7-8 साल में, जब से गाय पे दूध आना शुरू में बच्चों को टेस्ट नहीं आ रहा था, अब आ गया टेस्ट। 1966 में सर कप्तान महाराज ने को आश्वासन दिया था इंदिरा गांधी ने कि हम गाय का विधेयक लाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको झुठला दिया, उन्होंने उस विधेयक को लाए नहीं, और उनका जो एक आंदोलन था, आंदोलन पार्लियामेंट तक आया और उन पर गोली चला दी। और सब लोगों को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि उनके इंदिरा गांधी के परिवार के साथ क्या हुआ। उस घटना को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। थोड़ा मैं बताता हूँ और बाकी थोड़ा सा गूगल पे देख के आप उसको जोड़िए। 7 नवंबर 1966 बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में महीनों की तैयारी के बाद हुआ था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। क्यों? क्यों महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी से पूर्व हम सब भारतीयों को ये आश्वासन दिया था कि मैं
स्वदेश अपना स्वराज लेने के बाद यदि मुझे एक दिन भी राज्य मिलेगा तो मैं तानाशाह कहलाना पसंद करूंगा, परंतु मैं 2 काम जरूर करूंगा, गौ हत्या पर प्रतिबंध और शराब पर बंदी। तो गांधी जी का नाम लेकर अपने राष्ट्रपिता का हमने इन दोनों बातों को भारत की सरकारों ने नहीं माना है। शराबबंदी केवल गुजरात, क्यों गांधी और गुजरात जुड़े हुए हैं, एक वहाँ ऑफिशियली शराबबंदी जिस दिन से गुजरात बना उस दिन से है। गौ हत्या पर कुछ प्रांतों ने लगाया है, कुछ नेशनल लेवल पर नहीं हुआ, क्योंकि फिर यहाँ तुष्टीकरण ये मानने लग गए कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे तो मुस्लिम इस्लामिक लोग नाराज होंगे, जबकि इसके ऊपर भी आरिफ मोहम्मद साहब और कितना व्याख्यान देते हैं, पूरा कोट करते हैं कुरान कि कहीं नहीं लिखा गाय की कुर्बानी का कहीं नहीं लिखा है, ऊँट की कुर्बानी लिखा है और चीज़ों की लिखी है, बकरे की लिखा है, गाय शब्द नहीं है। परंतु हमारे यहाँ दिमाग में डाल दिया कि गाय हिंदुओं की पूज्य है और मुसलमानों की नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो ट्राइबल हैं उसमें भी शायद नहीं होगी, परंतु उसका कारण ये थोड़ी कि आप लाएं, एक्सेप्शन दे दें कुछ शुरू में और धीरे धीरे समझाएं लोगों। तो ये प्रॉमिस करके, आश्वासन दे के आशीर्वाद लिया था करपात्री जी महाराज से इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने दिया भी था। बनने के बाद जब वो लागू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 66 में प्रधानमंत्री बन गई वो, और पहला काम उसने कहा था मैं ये करूँगी। जब शास्त्री जी का 66 जनवरी में देहांत हो तो इंदिरा जी आ गई, तो करपात्री जी उनसे मिलने गए कि भाई आपका ये आश्वासन है। तो उसने आनाकानी करने, टरकाने की कोशिश की, पर करपात्री जी ने फिर देश सारा घूम घूम के साधु संतों को तैयार किया और 7-8 महीने के बाद ही डेट फिक्स करके, गोपाष्टमी का दिन था और दिल्ली में एक बहुत बड़ा, बताते हैं उस दिन तक का वो सबसे बड़ा प्रदर्शन था। उसके बाद शायद राम जन्मभूमि के ऊपर बोट क्लब का मानते हैं लोग, या फिर इमरजेंसी के बाद पहला जो सभा हुई थी 77, तो उसके अंदर गुलजारी लाल नंदा को मैं संत मानता, गृह मंत्री थे, वो भी चाहते थे ये बात मानी जाए, परंतु इंदिरा जी ने उनको बाईपास करके, या जो भी उनके सेकंड इन कमांड थे उनको आदेश दिया। रामेश्वरानंद जी सांसद थे करनाल से, उस आंदोलन में संत थे, आर्य समाज के बड़े नेता थे और तीसरी बार चुन के भी आए हुए थे। उन्होंने आक्रोश में ये भी कहा कि भाई आज जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक कि इंदिरा जी आके हमें आश्वासन दें और संसद में बिल लेके आए। तो उसके कारण से लोग थोड़ा नाराज़ होना शुरू हो गए, बैठे रहे, परंतु इतने लोगों का गुस्सा देखकर सरकार के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने गोलियां चलवा दी, अंधाधुंध अश्रु गैस और भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों लोगों को तिहाड़ जेल भेजा गया। उसमें गायों की भी और उसमें जो गाय आई हुई थी उनको भी लगी। और क्योंकि मैं तो उस समय स्कूल में पढ़ता था और उस समय कम्युनिकेशन में केवल अखबार होते थे, अखबारों में तो उतना ज़्यादा सरकार का भय भी होता नहीं आया, परंतु उसका असर ये था कि 67 में इंदिरा जी की चुनाव के अंदर कांग्रेस की दुर्गति हुई। अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी नहीं ले पाई, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। उसके कारण से वहाँ मिली जुली सरकारें बनी, कोई बात की कहानियाँ हैं, परंतु कांग्रेस वहाँ हिली। और उसके बाद लोग बताते हैं करपात्री जी ने और साधु संतों ने एक शाप भी दिया और गौ हत्या का पाप तो लगा ही लगा। उसके कारण से ये है कि उसके बाद इंदिरा जी का परिवार कोई भी नॉर्मल डेथ नहीं हुई है। ये तो मैं एज ए जानकार कह सकता हूँ कि इंदिरा के बाद जितने भी डेथ हुई, चाहे वो संजय गांधी के जहाज उड़ाते हुए हुई, राजीव गांधी की हुई, स्वयं इंदिरा जी की हुई, वो सब उन कारणों से हुई है जो नेचुरल डेथ नहीं कहलाती। इसलिए और आगे राहुल जी 55-56 साल के हो गए हैं,
तो डायरेक्ट वंश तो लड़के से माना जाए तो उसने शादी भी अभी नहीं की है, ऑफिशियली तो नहीं की है, तो वो शाप तो नज़र तो आता कि शाप हुआ। और कोई भी हम गलत काम करेंगे, मैं तो विज्ञान के विद्यार्थी के नाते कहूँगा, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शास्त्र भी यही कहते हैं और धर्म भी यही कहता है, परंतु इस देश में तो धर्म की परिभाषा भी, धर्म वो है जो करना चाहिए, परंतु हमने धर्म को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में मान लिया, वो धर्म नहीं है, वो सब पंथ हैं। परंतु इस देश के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, 75 साल में हमारी सोच ही बिगाड़ के रख दी है। भगवान से आशीर्वाद रहे मोदी जी 5 साल और रह जाएं तो ये सोच के अंदर जो विकृति है, और हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहे, वो जब भी बनी रहेगी जब नई शिक्षा पद्धति लागू ढंग से हो जाए। लागू होने में 5-6-7 साल लगेंगे। तो एक बार मेरी प्रार्थना है भगवान से भी, भारत के लोगों से भी, संस्कारी लोगों से विशेष तौर पर, कि अब 2024 में एक बार 5 साल के लिए फिर से भारत में सनातन परंपरा को बढ़ाने वाले, देश को पहला मानने वाले लोगों को आगे लाएं। वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, जिनको इस देश से प्यार होना चाहिए, जिसको विदेशी संस्कृति से, विदेशी सारी सोच से प्रभावित लोग हैं, वो थोड़ा पीछे हटें। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ दें। कल सर एकादशी है और एकादशी के बाद बताते हैं ये जो देवउत्थानी एकादशी है, तुलसी विवाह की परंपरा है हमारे यहाँ पे, तुलसी और सालग्राम की पूजा होती है, क्या है उसका कंसेप्ट? ये हमें समझाने के लिए जैसे लेबॉर्ट्री में करते हैं ना, हमारे एक परंपरा है शुरू से, जिस घर में लड़की नहीं हुई और लड़की नहीं हुई तो लड़की की शादी नहीं हुई तो वो देहली कंवारी मानी जाती। इसलिए उसमें ये कहते हैं कि जब तक आपके घर से किसी लड़की को विदा नहीं किया विवाह करके, जब तक आपको संपूर्ण समझ नहीं आएगी, और लड़का ज़रूरी तो समझ में आ गया हमारी वंश परंपरा के लिए, हमारे क्रिया के करने के लिए, ये भूल गए हम। इसलिए जिस घर में नहीं होती थी तो हम किसी ब्राह्मण की कन्या को लाके किसी गरीब की कन्या का विवाह स्वयं करते थे, बाकायदा उसको पूरे विधि विधान से। तो एक ये तरीका था कि हमारी देहली जो है अब कंवारी नहीं है, इस देहली पर एक, अब तो क्या है कि बैंकेटों में होटलों में शादी रही, देहली पे तो नहीं हो रही, इसलिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगी। फिर क्या था दूसरा, ये नहीं संभव तो एक परिपाटी ये निकाली जो आप बता रहे। तुलसी क्या माना जाता, तुलसी भगवान बद्रीनाथ जी के जितने लोग माने कि तुलसी एक किस्म से लक्ष्मी का रूप है, और तुलसी के भी 5-6 प्रकार जो होते हैं, ये सारी माँ की तरह है, ये भी हमें निरोग भी रखती है, संपन्न भी रखती है। जिस घर में तुलसी है उस घर में आपको थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये था कि जिनके घर में नहीं था कोई, तो आप विवाह करने के लिए ये मान्यता कि देव उत्थान के बाद भगवान उठे हैं, तो आपको कोई अगर कुछ नहीं कर पाए तो आप तुलसी का विवाह, सालिग्राम मतलब विष्णु, उनसे विवाह पूरे विधि विधान से, जैसे माँ जानकी का राम से हुआ था, पूरे विधि विधान से हुआ था, तो उसी विधि विधान से एक विवाह करने की एक परंपरा है, घरों में भी है, मंदिरों में भी। तो कार्तिक मास में पूरे मास के अंदर मेरी माताएं, बहनें, बेटियां जल्दी उठ के सूर्य निकलने से पहले सारा अपना मंदिर में वो करती हैं, जो विधि विधान से पूजा करती हैं। और आखिरी दिन ये जो है आपका भी आएगा जब पूर्णिमा स्नान होता है, तो पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं, गंगा स्नान। तो हमारी आम भाषा में गांव में क्या बोलते हैं, भाई बेटी की शादी, भाई भाई गंगा नहा लिए। अगर लोकल भाषा में बोलता है आदमी गंगा नहा लिए, मतलब मेरा उद्देश्य जीवन का पूरा हो गया। तो गंगा स्नान की कितना बड़ा महत्व है। इसी ढंग से तुलसी विवाह ये है, एक परंपरा है। नई पीढ़ी देखे, समझे, उसके अंदर प्रश्न भी करे, कुछ प्रश्नों का उत्तर गूगल से ले, कुछ अपने मंदिर के पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ले, और धीरे धीरे जिज्ञासा पैदा करें। क्यों, ये जिज्ञासा करना कोई बुरी नहीं है, क्यों का प्रश्न का जवाब आना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। तर्क करने में कोई बुराई नहीं, तर्क जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ना आवश्यक है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान है, जीवन जीने का ज्ञान है।
और जो भी हमें कुछ देता है वो देवता है। हमारे पशु पक्षी पेड़ पौधे और गाय हमें सारी चीज़ें दे देती है, इसलिए उसको माँ का दर्जा देते हैं। तो ये तुलसी को भी माँ ही माना, इसीलिए ना गंगा गौ तुलसी ये हमारे जो प्रतीक हैं जिनके प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। आज भी सर्दी हो जुकाम हो चाय में 2 पत्ते तुलसी के डाल लो, तुलसी को दांत से मत दबाओ। इन पीछे लॉजिक है ना, तुलसी में थोड़ा मरकरी है, दांत से दबाएंगे तो मरकरी का रास्ता आपके दांत को डैमेज करेगा, इसलिए क्या मान्यता है तुलसी को चबाओ मत, किसी चीज़ में उबाल के ले लो। तो इन सब चीज़ों पीछे वैज्ञानिकता को मैं ये कहता हूँ उसको जगाए रखो, उत्तर खोजो, पर उत्तर जब तक ना मिले जब तक ये भी मत करो कि उसको मानूंगा ही नहीं। विवेकानंद से बड़ा कोई तार्किक नहीं था, विवेकानंद से बड़ा कोई सन्यासी भी नहीं था जो 40 साल की उम्र में बाहर, परंतु वो कहते थे मैं लोगों को करके भी दिखाते थे, हुक्का पीने से हिंदुत्व खत्म नहीं होता तो पिया, ये मांसाहार करने से हिंदू नहीं रहेगा इसको मैं नहीं मानता, कहना ये सारी चीज़ें करोगे तो बचेगा ही कौन। तो उन्होंने स्वयं सब कुछ किया, परंतु विदेशों से आए तो एयरपोर्ट पे उतरते हैं धरती में लोट-पोट के ना मैंने कुछ गलतियां हो गई होंगी तो मेरी माँ, मेरी धरती माँ वो मुझे पवित्र भी कर दिया और मैं फिर से देश का काम। तो वो सोच मैं इसीलिए मैं विवेकानंद का ज़्यादा मानने वाला अपने आप को समझता हूँ, मानता हूँ, और उन जैसा ही बन जाओ, खूब खेलो कूदो मजबूत बनो। इसलिए कहते थे मंदिर मत जाओ बेशक, फुटबॉल खूब खेलो। वही मोदी जी कह रहे खेलो आगे बढ़ो। परसों भी क्या हुआ, हारने के बाद भी खिलाड़ियों को जाके मिले ड्रेसिंग रूम में, एक एक से बात की, क्या कहा दिल्ली सबको बुलाऊंगा, चाय पियेंगे गपशप करेंगे और लगे रहो। कैप्टन को भी क्या कहेगी हौसला नहीं हारना, तो मैं दुनिया देख रही है। तो जीवन में इसलिए एक हमें एग्जाम्पल्स हैं, इनको स्वीकार करें, अपने आप को दक्ष करें, स्किल्ड करें, लायक बनाएं, अच्छा बेटा बने, अच्छा भाई बने। राम से क्या संदेश, सब कुछ आदर्श, वो नहीं हो सकता उसके नज़दीक पहुँचो। तो भारत की एजुकेशन सिस्टम में भारत के छात्रों से, महाराजा अग्रसेन परिवार के अपने सभी साथियों से मैं यही कहूँगा, परंपराओं को एकदम दुत्कारो मत, त्यागो मत, समझने की कोशिश करो। जो कुछ करेक्शन करनी है करो, करेक्शन करने का हमेशा सनातन परंपरा में अधिकार रहा है। बीच के अंदर कमियां आई उनको दूर किया है, बाल विवाह हमने स्वयं दूर किए हैं, हमने विधवा विवाह शुरू कराया, संतों ने भी, राम मनोहर हमारे जो बंगाल के बड़े राम मोहन जी थे, तो ऐसे उन सब उनकी परंपराओं को भी स्वीकार करते हुए सनातन परंपरा में आगे बढ़ें। गाय के प्रति श्रद्धा भाव जगाएं, गाय के प्रति श्रद्धा भाव जगाएं, और गाय के साथ अगर $50 दे के हाथ फेरने के अमेरिका में चार्जेस हैं, तो अमेरिका तो रोल मॉडल है आज के युग में, मार्केटिंग में भी सब चीज़ें। तो इसका मतलब वो अकल वाले हैं, इतना तो हैं, तो हमारे यहाँ तो फ्री में सब चीज़ मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। संस्कृति से जुड़ें, अपनी परंपराओं को निभाएं, और ऐसे ही और विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।